हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 61, 62 एंड 63 ऑफ एविडेंस एक्ट को समझेंगे, जो हमें ये बताता है कि किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को किस तरीके से प्रूव करते हैं। किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को हम प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस से प्रूव करते हैं। अब उससे पहले में डॉक्यूमेंट का मतलब समझना जरूरी है। डॉक्यूमेंट को अगर हम एविडेंस एक्ट के अंदर देखें तो सेक्शन 3 के अंदर हमें इतना सी बात बोली गई है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो होते हैं जिन डॉक्यूमेंट्स को हम कोर्ट के सामने इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डॉक्यूमेंट वर्ड का मतलब समझे तो डॉक्यूमेंट वर्ड का मतलब ये होता है कि कोई भी सब्सटेंस जिसके ऊपर हमने एक्सप्रेस किया है या डिस्क्राइब किया है किसी भी लेटर से, मार्क्स से, फिगर से, कोई भी चीज जिससे कोई मीनिंग निकल रहा है। मान लीजिए आपने किसी स्टोन के ऊपर कोई पेंटिंग बनाई है तो वो भी एक डॉक्यूमेंट कहलाएगी। आपने किसी दीवार के ऊपर कोई चीज लिखी है या कोई मार्क डाला है तो वो भी एक डॉक्यूमेंट कहलाएगा। आपने कोई लेटर लिखा है, उसके अंदर कोई भी वर्ड्स लिखे हैं, या कोई भी आपने ड्राइंग बनाई है, कोई भी कॉपी बनाई है, उसके मतलब कोई भी प्लान वगैरह बनाए हैं उस पर, तो वो सारे भी क्या कहलाएंगे? डॉक्यूमेंट ही कहलाएंगे। तो डॉक्यूमेंट वर्ड जो है बहुत वाइड मीनिंग है इसका। अब हमें यहाँ पे दो तरीके के डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, एक होते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और एक होते हैं प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। वो हम आगे आने वाले सेक्शन से समझेंगे। मतलब सेक्शन 74 के अंदर एक लिस्ट दी गई है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसके अलावा जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब देखिए, जो सेक्शन 61 है वो हमें ये बोलता है कि हम किस तरीके से किसी डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स को प्रूव कर सकते हैं। तो किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को प्रूव करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो प्राइमरी एविडेंस होते हैं या सेकेंडरी एविडेंस होते हैं। अब प्राइमरी एविडेंस कौन से होते हैं वो सेक्शन 62 में बताया, और सेकेंडरी एविडेंस कौन से होते हैं वो सेक्शन 63 में बताया। उससे पहले ये जो सारे सेक्शंस हैं, जो सेक्शन 61 से स्टार्ट होकर सेक्शन 100 के ऊपर जाते हैं, जो हमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताते हैं, इसके अंदर क्या होता है, जो सेक्शन 61 से 66 तक के सेक्शंस हैं वो हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से एक डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को प्रूव करना है। उसके बाद जो सेक्शन 67 से लेके सेक्शन 90 तक के सेक्शंस हैं वो हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से एक डॉक्यूमेंट्स की जेन्युइननेस को प्रूव करना है। और जो सेक्शन 90 से सेक्शन 100 तक के जो सेक्शंस हैं वो हमें ये बताते हैं कि कब हम ऑरल एविडेंस को एक्सक्लूड कर देते हैं, जब हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस प्रेजेंट होते हैं। तो हमें ये तीन चीजें इन सेक्शंस के अंदर टोटली समझाई गई। तो सेक्शन 61 के अंदर हमें इतनी सी बात बताई गई। उसके बाद अब हम आते हैं सेक्शन 62 के ऊपर, जहां पे हमें सबसे पहले बताया गया कि प्राइमरी एविडेंस क्या होते हैं। तो आप अपने बेयर एक्ट को खोल लीजिए, हम उसमें से सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि प्राइमरी एविडेंस क्या होते हैं। प्राइमरी एविडेंस के लिए बोलते हैं मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। की जो डॉक्यूमेंट है उसको ही जब हम कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, उसी को हम प्राइमरी एविडेंस बोलते हैं। जैसे कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, अब कॉन्ट्रैक्ट किया तो जब हमारा उसके ऊपर डिस्प्यूट अराइज हुआ तो उस कॉन्ट्रैक्ट को ही हम कोर्ट के सामने लेके जाते हैं, तो उसको हम प्राइमरी एविडेंस बोल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जज ने कोई जजमेंट दिया, जज ने जजमेंट दिया इंग्लिश में और उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके साइन कर दिया, तो ये भी क्या कहलाएगा? एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट ही कहलाएगा। अब यहाँ पे इसके आगे एक्सप्लेनेशन देता है, तो एक्सप्लेनेशन को रीड करते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसके अंदर क्या बोलता है। ये बोलता है वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, ईच पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। कि भाई जो डॉक्यूमेंट है वो सेवरल पार्ट्स के अंदर एग्जीक्यूट हुआ है, तो उसका जो हर एक पार्ट होगा वो प्राइमरी एविडेंस ही कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपने सेल डीड बनाई, सेल डीड की आपने एक से ज्यादा कॉपीज बनाई, जितनी पार्टीज हैं उनको देने के लिए, तो जितनी भी पार्टीज है जिनके पास भी वो सेल डीड है वो सारी क्या कहलाएंगी? ओरिजिनल ही कहलाएंगी। भाई एक से ज्यादा पार्ट्स के अंदर जो बनी वो ओरिजिनल कहलाएंगी। यहीं पे आगे बोलता है वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट। की अगर कोई डॉक्यूमेंट जो काउंटर पार्ट के अंदर एग्जीक्यूट हुआ है, ईच काउंटर पार्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय वन और सम ऑफ द पार्टीज ओनली, ईच काउंटर पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस एज अगेंस्ट द पार्टी एग्जीक्यूटिंग। जिस भी पार्टी ने उसको एग्जीक्यूट किया दूसरे के अगेंस्ट, उसके लिए वो प्राइमरी होगा। जैसे कि अगर हम लीज देखते हैं, लीज के अंदर अगर देखा जाए तो जो व्यक्ति लीज पे देता है, मतलब जो लीजर होता है, वो एक डॉक्यूमेंट बनाता है जिसको हम पट्टा बोलते हैं, और जिस व्यक्ति को लीज पे दिया जाता है जिसको हम लीजी बोलते हैं, वो उस लीज को एक्सेप्ट करने के लिए कबूलियत नाम से एक डॉक्यूमेंट बनाता है। तो ये जो पट्टा डॉक्यूमेंट बना, ये लीजर के लिए प्राइमरी डॉक्यूमेंट होगा और लीजी के लिए सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होगा, जिसके अगेंस्ट उसने वो डॉक्यूमेंट बनाया। और वहीं अगर हम कबूलियत की बात करें तो वो लीजी के लिए प्राइमरी डॉक्यूमेंट होगा और लीजर के लिए सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होगा। क्यों? क्योंकि लीजी ने उस डॉक्यूमेंट को बनाया और किसके अगेंस्ट बनाया? लीजर के अगेंस्ट बनाया। तो जिसने उस डॉक्यूमेंट को बनाया उसके लिए वो प्राइमरी हो गया, और जिसके अगेंस्ट बनाया उसके लिए वो सेकेंडरी एविडेंस हो गया।
तो इसकी एक्सप्लेनेशन के सेकंड पार्ट में ये बोला गया। फिर एक्सप्लेनेशन 2 बोलती है वेयर अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ऑल मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस। क्या बोल रहा है कि एक चीज जो एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से बनाई गई, एज इन द केस ऑफ प्रिंटिंग, लिथोग्राफी और फोटोग्राफी, जैसे कि हम प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी के अंदर देखते हैं, ईच इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ द रेस्ट की, तो वो हर एक जो भी उसमें डॉक्यूमेंट बना वो सारा क्या होगा, प्राइमरी एविडेंस होगा बाकी को प्रूफ करने के लिए। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, ए ने बी के ऊपर डिफेमेशन का केस किया, ए ने बी के ऊपर डिफेमेशन का केस किया कि इसने न्यूज़पेपर के अंदर मेरे अगेंस्ट कोई ऐसी स्टेटमेंट निकाली जो मेरे को डिफेम करती है, और उस न्यूज़पेपर की बाजार में 20,000 कॉपी डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब यहां पे अगर ए कोर्ट के अंदर आके सिर्फ उस वो जो न्यूज़पेपर है उसकी एक कॉपी को प्रूफ कर देगा कि इस कॉपी के अंदर ये मेरे अगेंस्ट डिफेमेशन की बात लिखी गई, तो वो जो बाकी 20,000 कॉपी हैं उनके अंदर उसको इंडिविजुअली प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उनके अंदर भी उसने ये बात लिखी है। क्यों? क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन 2 ये बात बोलती है। वहां पे क्या यूज हुआ, जब एक न्यूज़पेपर छपता है तो उसके अंदर एक यूनिफॉर्म प्रोसेस यूज होता है। अब वो कैसे होता है कि भाई वो फोटोग्राफी हो सकती है, लिथोग्राफी हो सकती है, प्रिंटिंग हो सकती है। तो अगर ऐसी कोई चीज होती है तो उसमें से अगर एक भी कोई चीज प्रूफ कर देते हैं तो बाकी सारे भी अपने आप जो होते हैं वो अपने आप प्रूफ हो जाते हैं। जो रेस्ट चीजें होती हैं वो अपने आप प्रूफ हो जाती है, हमें उनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यही बोल रहा है वेयर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ऑल मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, की बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमने एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से बनाए हैं। एज इन द केस ऑफ प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी, ईच इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द रेस्ट। तो हर एक जो है अपने आप में, जो मैंने एक न्यूज़पेपर प्रूफ कर दिया तो वो अपने आप में क्या है, प्राइमरी एविडेंस है बाकी सारे को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रूफ करने के लिए। लेकिन अब आगे क्या बोलता है, बट वेयर दे आर ऑल कॉपीज ऑफ कॉमन ओरिजिनल। लेकिन अब ये यहाँ पे क्या है कि ये जो सारे न्यूज़पेपर की कॉपीज छपी जिसके अंदर वो डिफेमेशन वाली स्टेटमेंट थी, वो सारी क्या थी, किसी एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपीज थी। मतलब आपने किसी एक ओरिजिनल चीज से उनकी कॉपी मारी थी तभी वो सब में छपी है। दे आर नॉट प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल। तो वो जो न्यूज़पेपर है वो उस जिस चीज में से वो कॉपी तुमने निकाली, जैसे कि भाई बी ने एक लेटर लिखा जिसको न्यूज़पेपर में छापा गया, तो उस लेटर के लिए वो प्राइमरी एविडेंस नहीं बनेगी। अपने आप में बाकी सारों को प्रूफ करने के लिए सब में ये बात लिखी गई है, उनके लिए तो प्राइमरी हो गई, वहां यूनिफॉर्म प्रोसेस यूज हुआ था। लेकिन जो लेटर लिखा गया उसके लिए वो प्राइमरी नहीं होगी। उसके लिए हमें उस लेटर को ही लेके आना पड़ेगा कोर्ट के अंदर, ये प्रूफ करने के लिए कि ये इसमें से लिखी गई है। जहां पे क्वेश्चन राइज हो जाएगा कि बी ने ही ये लेटर लिखा था जिसमें से सारी कॉपी बनी है, तो वहां पे वो जो ओरिजिनल कॉपी है उस लेटर की वो कोर्ट के अंदर लेके आनी पड़ेगी, तब प्रूफ होगा। तो हमें सेक्शन 62 के अंदर इतनी बात बताई गई कि प्राइमरी एविडेंस क्या होते हैं। प्राइमरी एविडेंस जिसको हम ओरिजिनली कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए लेके आते हैं उस डॉक्यूमेंट को उठा के खुद, तो उसको हम प्राइमरी डॉक्यूमेंट बोलते हैं। अब हम आते हैं सेकेंडरी एविडेंस के ऊपर। सेकेंडरी एविडेंस की डेफिनेशन के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सेकेंडरी एविडेंस मींस एंड इंक्लूड्स। अब बोल रहा है कि इसका मतलब भी बता रहा है कि ये चीजें उसके अंदर इंक्लूड होती है। एक तरीके से इंक्लूसिव डेफिनेशन बोल दी। अब ये बात आगे वाले सेक्शन में देखेंगे कि कब हम प्राइमरी एविडेंस लेके आ सकते हैं और कब सेकेंडरी लेके आ सकते हैं, कि सेकेंडरी एविडेंस लेके आना कब अलाउड होता है। वो हमें आगे सेक्शन जैसे 65 के अंदर बता रखा है कि कब हम सेकेंडरी एविडेंस लेके आ सकते हैं। जैसे कि उसकी कॉपी हमसे खो गई है, उसकी कॉपी जो है एडवर्स पार्टी के पास है, तो वो सारी चीजें उसके अंदर बताई गई है। तो उस सेक्शन को जब हम पढ़ेंगे उसमें समझेंगे। अब देखिए सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, यहाँ पे बताता है। सबसे पहला कौन सा होता है, सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द प्रोविजन हियर इन आफ्टर कंटेंट, की जो सर्टिफाइड कॉपीज इन प्रोविजंस के हिसाब से दी गई है जो आगे यहाँ पे दिए गए हैं। सेक्शन 76 के अंदर हमें प्रोविजन दिया गया सर्टिफाइड कॉपी लेने का। अब हम सर्टिफाइड कॉपी किस चीज की ले सकते हैं, जैसे कि पब्लिक डॉक्यूमेंट की। कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है जो हमें सेक्शन 74 में बताया है, उनकी हमें अलाउड है कि हम उनकी सर्टिफाइड कॉपी अलाउ करके ले सकते हैं। सर्टिफाइड कॉपी में वो सारी चीजें लिखता है कि किस पर्सन ने वो सर्टिफाइड कॉपी दी, वहां की सील लगाता है, किसके पोजीशन के अंदर वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो सारी चीजें उसके ऊपर लिखी जाती हैं। तो जो सर्टिफाइड कॉपी होती है वो क्या कहलाती है, सेकेंडरी एविडेंस कहलाती है। अब मान लीजिए एक केस हुआ जिसके अंदर ये बोला गया कि ए की मतलब एक प्रॉपर्टी जो है वो ए की है। ये केस हुआ कि भाई जो उसके पोजीशन में वो प्रॉपर्टी उसकी है। अब उसके लिए ए क्या करता है, जो कलेक्टर है उसके ऑफिस में जाता है और वहां से 2 डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी लेके आता है। किस किस की, खातूनी की और जमींदारी की, जमीन बंदी की। खातूनी की और जमीन बंदी की वो सर्टिफाइड कॉपी लेके आता है।
प्रूव करने के लिए कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरी है, तो ये जो सर्टिफाइड कॉपी वो लेके आया ये क्या कहलाएगी अपने आप में, सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगी, ये प्राइमरी एविडेंस नहीं होगी। तो सर्टिफाइड कॉपी के अंदर इतनी बात बताई गई। फिर दूसरा सेकेंडरी एविडेंस बताता है कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस which in themselves ensure the accuracy of the copy and copies compared with such copies। अब जैसे कि हमने कोई कॉपी किसी मैकेनिकल प्रोसेस से बनाई, जैसे हमने किसी चीज की फोटोग्राफ खींची, या जैसे मैंने न्यूज़पेपर वाला एग्जांपल दिया, तो यहाँ पे जो हमने उससे कॉपी बनाई वो क्या है अपने आप में सेकेंडरी एविडेंस बन गई। और उस कॉपी की भी आगे हमने कॉपी की और उसको फिर ओरिजिनल से कंपेयर कर दिया, तो फिर वो भी सेकेंडरी एविडेंस कहलाया जाएगा। लेकिन अगर हमने वो जो कॉपी की कॉपी बनाई और उसको हमने ओरिजिनल से कंपेयर नहीं किया, तो फिर वो सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब जैसे किसी ने किसी चीज की कोई फोटोग्राफ खींची, उसको अगर हमें प्रूव करना है कि वो सेकेंडरी एविडेंस है, तो हम किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। जैसे जिसने फोटोग्राफ खींची उसको हम लेके आ सकते हैं कि भाई इसने इस चीज की फोटोग्राफ खींची थी, तो उससे हम पूछ सकते हैं। या फिर जो फोटोग्राफ का नेगेटिव था उसको हम लेके आ सकते हैं, उससे प्रूव हो सकता है कि ये फोटोग्राफ सही है, तो उस तरीके से वो एक्सेप्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद थर्ड बोलता है कॉपीज मेड फ्रॉम कंपेयर्ड विद ओरिजिनल, की किसी चीज की कॉपी बनाई आपने और उसको ओरिजिनल से कंपेयर कर लिया। जैसे कि एक डॉक्टर अपना एक रजिस्टर मेंटेन करता है, उसने क्या किया, अब किसी ने क्या किया कि अब उसको कोर्ट में ले जाने के लिए अब ओरिजिनल रजिस्टर नहीं लेके आया, उसने क्या किया उस रजिस्टर की चीज की कॉपी की और उसको ओरिजिनल से कंपेयर कर दिया डॉक्टर ने, उस पर साइन वगैरह कर दिए। तो अब वो जो ओरिजिनल से कंपेयर करके वो जो डॉक्यूमेंट बना वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगा। और जो कॉपी ऑफ अ कॉपी होती है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर। लेकिन जब अभी हमने पिछला एग्जांपल पढ़ा उसके अंदर जैसे मैकेनिकल प्रोसेस से कोई चीज बनी तो वो एक्सेप्टेबल होती है। जनरली स्पीकिंग अ कॉपी ऑफ कॉपी इज नॉट एडमिसिबल एज सेकेंडरी एविडेंस, बट कॉपीज ऑफ अ कॉपी प्रिपेयर्ड बाय अ मैकेनिकल प्रोसेस एंड कॉपीज ऑफ अ कॉपी कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल आर सेकेंडरी एविडेंस। कि भाई आपने किसी मैकेनिकल प्रोसेस से बनाई और उनको ओरिजिनल से कंपेयर कर दिया, तो फिर वो भी सेकेंडरी एविडेंस बन जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था लीज का, तो जिस व्यक्ति ने उस डॉक्यूमेंट को बनाया उसके लिए तो प्राइमरी हो गया, लेकिन जिसके अगेंस्ट बनाया, जिसके अगेंस्ट उसको एग्जीक्यूट किया, उसके लिए वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। जैसे मैंने वो लीज का एग्जांपल दिया, जैसे कबूलियत बनाई लीजी ने, तो लीजी के लिए वो कबूलियत तो प्राइमरी हो जाएगा, लेकिन जो लीजर है उसके लिए वो कबूलियत सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट। कि भाई किसी व्यक्ति ने उस डॉक्यूमेंट के जो कंटेंट्स थे वो खुद देखे थे। जैसे इसके अंदर एग्जांपल लें तो मान लीजिए कि ए ने बी को एक यूसुफैक्टरी मॉर्गेज, यूसुफैक्टरी मॉर्गेज कौन सी होती है, जिसके अंदर बोला जाता है कि प्रॉपर्टी यूज कर लो, इसमें से जो भी किराया वगैरह आएगा वो आप मेरे अमाउंट के लिए यूज करते रहना। तो यहाँ पे ए ने बी को ऐसी मॉर्गेज पे प्रॉपर्टी दी डॉक्यूमेंट्स पे लिख के। अब 50 साल बाद जब ए ने बी से वो प्रॉपर्टी अपनी मांगी, तो अब ए के लिए मुश्किल था वो डॉक्यूमेंट कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करना, क्योंकि बी ने मना कर दिया कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, मैंने इस तरीके का कोई मॉर्गेज किया नहीं था। तो ए ने जब ये बोला कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैंने तो मॉर्गेज पे दी थी, और कोर्ट में जब वो गया तो ए के पास इस तरीके का कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। लेकिन ए क्या करता है, किसी सी व्यक्ति को लेके आता है और उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करता है, जो कोर्ट से बोलता है कि हाँ मैंने ये डॉक्यूमेंट देखा था जो ए ने बी को दिया था, जिसके अंदर उसने उसको मॉर्गेज पे प्रॉपर्टी दी थी, और उसके अंदर ये बात लिखी थी कि मैं इसको मॉर्गेज पे दे रहा हूं, और उसको मेरे सामने उसने साइन किया था। तो फिर ये भी क्या बन जाएगा, एक सेकेंडरी एविडेंस बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सीन वर्ड है, इसने बोला कि जिसने देखा हो उसको, सीन का मतलब होता है उसने उसको खुद रीड किया हो, उसके लिए किसी ने उसको ओरली रीड ना किया हो। मतलब जैसे मेरे सामने डॉक्यूमेंट अगर साइन हुए तो मैंने उन डॉक्यूमेंट को खुद पढ़ा हो, मेरे लिए उन डॉक्यूमेंट को किसी और ने ना पढ़ा हो, फिर वो रिलायबल नहीं रहेंगे, फिर वो सेकेंडरी एविडेंस नहीं बनेंगे। मैंने अगर उन डॉक्यूमेंट को खुद पढ़ा है तभी मैं इस तौर पर सेकेंडरी एविडेंस बन सकता हूं, अदरवाइज नहीं बन सकता। ऐसी मान लीजिए कोई टेप रिकॉर्डेड स्टेटमेंट होती है। टेप रिकॉर्डेड स्टेटमेंट के लिए केस था जिसका नाम है प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1964। तो टेप रिकॉर्डेड स्टेटमेंट को भी एक सेकेंडरी एविडेंस बोला जाता है, लेकिन कब, जब उसको कोरॉबरेट कर दिया जाए उसके द्वारा, जिसने उस टेप रिकॉर्डेड स्टेटमेंट के अंदर खुद पार्ट लिया हो, वो बताए कि हाँ ये बातें हुई थी। या फिर कोई तीसरा व्यक्ति जिसने जब वो टेप रिकॉर्डेड स्टेटमेंट करी जा रही थी, जब वो बात की जा रही थी, उस वक्त उसको सुना, तब फिर वो एक्सेप्टेबल एज अ सेकेंडरी सोर्स होता है। तो सेक्शन 61, 62 और 63 के अंदर हमें यही बात बताई गई है कि प्राइमरी एविडेंस क्या होते हैं, सेकेंडरी एविडेंस क्या होते हैं, और किस तरीके से हम किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को प्रूव करते हैं।